हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। हमने कल एक और इसका पार्ट किया था, पार्ट 1। वो क्लास आपको कैसा लगा? अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल पर जाइए और वहाँ विज़िट कीजिए। उस क्लास में आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद करते हैं। आज की क्लास हम करने वाले हैं और इसमें पार्ट 2 होगा हमारा। ये क्लास नंबर हमारा इतिहास का 6 होगा। इससे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और आइंस्टाइन हिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी इनमें पीवाई के क्वेश्चंस थे वो सब हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप जल्दी से अपना कॉपी पेन ले लीजिए। क्लास शुरू करते हैं अभी। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि हमें नोट डाउन करना है या जो फैक्ट लगता है कि नोट डाउन करना है, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आज का हमारा क्लास जो है वो 161 से शुरू होगा और 160 तक हम कल की क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन और 161 नंबर का क्वेश्चन होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1930 में। और बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैचिंग में ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इसकी व्याख्या को देखिए। महात्मा गांधी के द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए लिखे गए पत्र पर कोई जवाब न देने पर 4 फरवरी 1930 को साबरमती में सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की घोषणा की गई और गांधी जी ने उस आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति असहयोग का रवैया अपनाया। क्वेश्चन नंबर 162। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनाने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी, अध्यक्ष को बनने वाली और पहली भारतीय महिला पूछी जा रही है। पहली महिला नहीं पूछी जा रही, पहली भारतीय महिला की बात हो रही है। यहाँ पर भारतीय महिला की बात हो रही है, तो ध्यान रखना है और इसका आंसर ध्यान से देना है। जो इसका सही आंसर है वो सरोजनी नायडू है, क्योंकि भारतीय महिला की बात हो रही है तो सरोजनी नायडू। और अगर पहली महिला पूछा जाता, एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की पहले व्याख्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 163 करेंगे बाद में, पहले करते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, जो कि 26 से 28 दिसंबर 1925 में कानपुर में हुआ था। इस अधिवेशन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया और इस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए एक प्रमुख नेता हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा, परंतु पारित न हो सका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। देखिए, दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं और दोनों ही पेपर में बहुत बार आते हैं कि प्रथम भारतीय महिला और प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। प्रथम महिला की बात आती है तो एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला की बात आती है तो सरोजनी नायडू हम राइट आंसर लगाएंगे, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की जो सरोजनी नायडू थी वो तो बनी थी हमारी कानपुर में। ठीक है, कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, 40वां अधिवेशन हुआ था 1925 में, वहाँ बनी थी सरोजनी नायडू जी। और एक अधिवेशन हुआ था हमारा कलकत्ता का अधिवेशन, जो कि 1917 में हुआ था। इस 1917 के अधिवेशन में कलकत्ता में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और यह कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था। 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू जी भारतीय महिला और 32वें अधिवेशन में कांग्रेस के एनी बेसेंट बनी थी, जो कि पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 163। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है, औपचारिक रूप से कहाँ पर शुरू हुआ था? कोलकाता में शुरू हुआ था और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया। हालांकि यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन भारत के कुछ अलग अलग हिस्सों में भी इसका प्रस्ताव देखा गया। क्वेश्चन नंबर 164 करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के
दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, जो कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय की बात हो रही है। कौन थे? क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर को भी। दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर होगा। जुलाई 1892 में दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। वह हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लंदन में लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। लंदन इंडियन सोसाइटी की और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने लंदन में, दादा भाई नौरोजी ने। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी याद रखेंगे। कब? जुलाई 1892 में लिबरल पार्टी की ओर से ये संसद ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे पहले भारतीय। हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य थे। ये सारी ही बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो सारे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 165, उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने वर्ष 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। ये जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड हैं। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड सही आंसर होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमेज मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचार कहा गया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई, जिनके सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही इस नए पंचाट में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन सा भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी हमारा सही आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जिनको हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुना गया था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीन बार अध्यक्षता की थी। एक तो पूछ लिया जाता है कितनी बार अध्यक्षता की, या दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार की, या 3 बार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो वे दादा भाई नौरोजी हैं। 1886 में इन्होंने की, 1893 में इन्होंने की है और 1906 में इन्होंने की है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी बुक का क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक थी। और ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत भी किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने दिया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट व्याख्या है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हमें ऐसे लगे कि एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 167, वर्ष 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले पहले नेता कौन थे? पहले नेता थे सूर्य सेन। सूर्य सेन ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1939 में हमला कर दिया और यही घटना चटगांव आर्मरी रेड के नाम से मशहूर हुई। 16 फरवरी 1939 में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य सेन को किसके नाम से? मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखेंगे। मास्टर दा किसका नाम था? ये भी पूछा जा सकता है। पूछा तो कुछ भी जा सकता है, तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 168। सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह की बात हो रही है तो किसानों ने किया था खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ। वर्ष 1918 में भीषण दुर्भिक्ष
के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई थी और सरकार ने फिर भी किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, उस समय युवा अधिवक्ता थे वल्लभ भाई पटेल जी, इंदुलाल यागागनी तथा कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांव का दौरा प्रारंभ किया और इन्होंने किसानों को लगान ना अदा करने की शपथ दिलाई। यह आंदोलन सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 169, वह पहला भारतीय कौन था जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया? पहला भारतीय, उसकी बात हो रही है दादा भाई नौरोजी। ये तो अभी हमने किया है और हाउस ऑफ कॉमन के लिए इनका चयन किया गया था। दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में ब्रिटेन के आम चुनावों में फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे। यह पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद में चयन किया गया, जिनका दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 170, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। आप देख रहे होंगे कितनी बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के आर्थिक शोषण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्रदान करने वाले भारत के व्योमवर्द नेता दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें धन निष्कासन के इन्होंने क्या किया था? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। द थ्योरी ऑफ ड्रेन का इन्होंने वर्णन किया अपनी पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 171, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने 1930 में नागपुर में की थी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन व संस्थाएं इनके संस्थापक के नाम हम यहाँ देखेंगे। सत्य शोधक समाज जिसकी स्थापना हुई थी 1873 में, इसके संस्थापक थे ज्योतिबा राव फूले। हरिजन सेवक संघ 1932 में इसकी स्थापना की गई और की थी महात्मा गांधी ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, राजा राम मोहन राय जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में हुई थी और स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। शारदा सदन, इसकी स्थापना हुई थी 1889 में और रमाबाई ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 172, गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। नमक सत्याग्रह के नाम से इतिहास में चर्चित दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमक सत्याग्रह में या दांडी यात्रा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था या नमक सत्याग्रह घटना कब हुई थी? ये 1930 की घटना है, गांधी के नेतृत्व में हुई थी गांधी जी के, और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में प्रारंभ होकर कहाँ पर खत्म हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 137, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य के विरोध के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? किस कार्य के लिए हुए थे एकत्रित? तो रोलेक्ट एक्ट हमारा यहाँ आंसर होगा, रोलेक्ट एक्ट के लिए एकत्रित हुए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। 13 अप्रैल 1919 को भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग रोलेक्ट एक्ट और तथा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। तभी जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने
अकारण उस सभा पर गोलियां चलवा दी थी, बिना किसी कारण के ही उस सभा पर, जलियांवाला बाग में जहां ये लोग इकट्ठे हुए थे वहां गोलियां चलवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 174, सही कालानुक्रम के अनुसार सामुदायिक, इनको लगाना है, सामुदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता, कब कब की घटनाएं हैं ये सब लगाना है। इसको करते हैं। सामुदायिक अवार्ड, सामुदायिक अवार्ड जो है, यहाँ सामुदायिक अवार्ड की बात करते हैं, ये 1932 की घटना है। और साइमन कमीशन कब की है? 1928 की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आया था 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है वो 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था, 1931 में। तो इस तरीके से पहले नंबर पर आएगा साइमन कमीशन, ये फर्स्ट होगा। बी। सेकंड पर आएगा हमारा 28, इसके बाद आता है हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर आता है हमारा गांधी इरविन के बाद में आता है सामुदायिक अवार्ड, ये 32 की घटना है 4 नंबर पर। तो आंसर जो होगा BCDA होगा, BCDA, डी ऑप्शन में है हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ देख लीजिए, जो साइमन कमीशन है ये 28 की घटना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 की और गांधी इरविन समझौता 1931 की घटना, सामुदायिक अवार्ड जो है 1932 की है। क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है? ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक किस कहा है? गांधी जी ने किसको? ये कहा है क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन 1942 में, वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और उसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो, तथा युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात की गई, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्तावों का एकमात्र क्रियाशील पहलू केंद्र सरकार के गठन से संबंधित था, जिसे सभी शक्तियां हस्तांतरित की जानी थी, लेकिन प्रतिरक्षा विभाग पर ब्रिटिश सरकार का ही नियंत्रण बना रहा और इसीलिए महात्मा गांधी ने इन प्रस्तावों को ढलते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांक चेक कहा है। क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 है, नई दिल्ली को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्मित किया गया था और डैश को भारत की राजधानी घोषित किया गया। भारत की राजधानी कब किया गया घोषित? तो भारत की राजधानी दिल्ली को 1911 में बताया गया था। 1911 ही हमारा सही आंसर है। 12 दिसंबर 1911 को राजधानी बताया गया था और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय यह घोषणा की गई थी। यह घोषणा कब हुई थी? जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तब ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 177। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास में से किसके संस्थापक सदस्य हैं? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य हैं इनमें से? तो स्वराज्य पार्टी के। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज्य पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। स्वराज्य पार्टी वह राजनीतिक दल था जिसका उदय स्वतंत्रता संग्राम के मध्य हुआ था और यह भारतीयों की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य और इसी संदर्भ में मार्च 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगियों ने इलाहाबाद में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए। अगला क्वेश्चन 178। निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की
सेल्यूलर जेल का प्रसिद्ध निवासी था। सेल्यूलर जेल का जो प्रसिद्ध निवासी था वो दामोदर सावरकर था। दामोदर सावरकर क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और सन 1911 में इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेल्यूलर जेल में कैद कर दिया गया। इनकी राजनीतिक पार्टियां अखिल भारतीय हिंदू महासभा थी। हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित सावरकर जी की मृत्यु वर्ष 1966 में मुंबई में हुई। क्वेश्चन नंबर 179 भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात होती है तो वारेन हेस्टिंग हमारा सही आंसर होगा। वारेन हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1772 से लेकर 1785 तक माना जाता है। वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड 1772 से 1785 तक और बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसने बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। इनके शासनकाल में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 3 समझौते किए थे? गवर्नर जनरल थे जिन्होंने टीपू सुल्तान के विरुद्ध कितने समझौते? 3 समझौते किए थे। तो वे गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी और इस संधि में टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उनके सहयोगियों को देना पड़ा था। एक ये हुआ था समझौता कि आधा हिस्सा टीपू सुल्तान ने अपने सहयोगियों को दे दिया था, अपने आधा हिस्सा अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को दिया। फिर युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े थे। 3 करोड़ रुपए तुरंत धनराशि न दे पाने पर टीपू सुल्तान के 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 180 तक ही रहेगा और 180 के आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे वीडियो काफ़ी लंबा भी नहीं होगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में। कैसा लगा आपको क्लास बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।